Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Rajabad. We are discussing unit number 4, that is hydropower station. And in the previous lecture, we had covered the topics that what are the components we are using in an hydroelectric power plant, and what actually is the introduction of the hydraulic turbines, what are the selection criteria of hydraulic turbines, and what is the classification of the hydraulic turbine. We have discussed about the Pelton wheel, transverse turbine, and the Kaplan turbine. Now, in today's lecture, we will discuss the site selection criteria for a hydroelectric power plant. Okay, and we'll discuss. Before only we had discussed about the micro, and pico hydro power plant. So now in today's lecture, we'll discuss about the pico hydro power plant. What are the components of the pico hydro power plant? What are the market challenges, and many more. Now, if we'll talk about the site selection, so initial level, that while selecting a suitable site, if naturally we are getting a storage lac at high altitude and with large catchment area, then the plants will be economical, comparatively economical. अगर स्टार्टिंग में जब हम बनाने जा रहे हैं, अगर हमको नेचुरली कोई स्टोरेज लैक मिल जाता है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे और हमें एक लार्ज कैचमेंट एरिया मिल जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नेचुरली अपने आप इकट्ठा हो जाए, तो एज कंपेयर टू अदर्स काफी इकोनॉमिकल हमें पड़ता है. ठीक है. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं साइट्स के कि इट मस्ट हैव लार्ज कैचमेंट एरिया होना चाहिए. हमने पहले भी डिस्कस किया कैचमेंट एरिया क्या होता है. कैचमेंट एरिया मतलब जितना भी सराउंडिंग एरिया होता है जहां से कि वाटर आपका इकट्ठा रन ऑफ होकर इकट्ठा किसी भी लेक्स में किसी भी रिवर में इकट्ठा हो जाए. ओके, या इधर इट विल बी कलेक्टेड इन द डैम्स और रिजर्वायर. हाई एवरेज रेनफॉल की एवरेज रेनफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी हाई एंड ए फेवरेबल प्लेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्टोरेज और रिजर्वायर. फेवरेबल प्लेस का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला होता है यहाँ पे रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है हमें उसको रीसेटल करना पड़ता है. एंड द सेकंड वन इज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना करते हुए फॉरेस्ट को कम से कम इन्वायरमेंट कम से कम माइग्रेंट्स को हमें मूव करना पड़े, कम से कम पीपल को हमें माइग्रेट करना पड़े. तो दिस मस्ट इन दिस केसेस कैन बी इन द केसेस ऑफ द फेवरेबल प्लेस केसेस. ओके, फॉर दिस पर्पस जियोलॉजिकल beneath the earth, geological मतलब under the earth, geographical on the earth, and the meteorological surrounding conditions of the site need careful investigation. जब भी मैं साइट सिलेक्शन करता हूँ तो मुझे जियोलॉजिकल भी बात करना है बिकॉज जितना ज़्यादा सीपेज होगा उतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा उतना कम रन ऑफ हमें मिलेगा. ज्योग्राफिकली बात की जाए तो ज्योग्राफिकली में कैचमेंट एरिया आता है, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया आता है, स्टीपनेस आता है, लैंड आते हैं, सो मेनी फैक्टर. ज्योग्राफिकल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, मेट्रोलॉजिकल में एयर की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, रेनफॉल कितना गिर रहा है आपके पास, रेनफॉल पैटर्न क्या है, क्या वो स्नो के फॉर्म में है कि वाटर के फॉर्म में. दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स. सो द फर्स्ट criteria, the first factor is the water available. Water availability of that is the major challenge. सबसे important factor water ही है कि all other designs based on it. either मैं पेनिस्ट्रो के डिजाइन की बात करूं, मैं टर्बाइंस की बात करूं, मैं लोड की बात करूं, सब कुछ वाटर पे डिपेंड है. एस्टिमेट शुड बी मेड अबाउट द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो अबाउट मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर. एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर तो हमें निकालना ही है थ्रू आउट द ईयर. जब हम डाटा की बात करते हैं तो कम से कम 20 साल का डाटा हम लोग निकालते हैं. 20 साल की स्टडी हम लोग करते हैं. उस एरिया पे 20 साल का रेनफॉल पैटर्न कितना है, एवरेज रेनफॉल किसी भी ईयर में कितनी होती है, मैक्सिमम रेनफॉल कितनी गिरती है, मिनिमम रेनफॉल कितनी गिरती है. क्यों मैक्सिमम रेनफॉल? बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड, कितना मैक्सिमम लोड प्रोड्यूस कर सकता है, मिनिमम लोड कितना प्रोड्यूस कर सकता है टरबाइन. दिस डिटेल्स आर नेसेसरी टू डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. ये डिटेल्स क्यों जरूरी? बिकॉज कैपेसिटी हमें निकालना है कि इनपुट सोर्स, हमारा इनपुट सोर्स वाटर ही है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट स्पिलवेज और गेट रिलीफ ड्यूरिंग फ्लड पीरियड. Second, water storage. The output of a hydropower plant is not uniform due to wide variations of rainfall. As we know that the continuous rainfall, that output is not continuous, not uniform. Why? Because of the rainfall pattern. So to have a uniform power output, a water storage is needed so that an excess flow at certain times may be stored to make it available in the times of low flow.
मतलब क्या होता है बेसिकली यूनिफॉर्म, अगर मैं सिंप्लिसिटी हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड होंगे देन वी कांट गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी. So in order to get the without interruption, in order to get the uniform production of electricity, we are storing the water. We are storing the water. At that time, we are storing the water when there are large rainfall. Then the average, more than average rainfall is there. Then we are storing the water, and below average, then we are delivering that storage water. And basically, we had also studied the storage capacity. हम लोग कैसे निकालते हैं with the help of the mass curve. The storage capacity we can calculate with the help of the mass curve. To select the site of the dam, careful study should be made of the geology and the topography of the catchment area to see if the natural foundation could be found and put to the best use. Basically, site of the dam की बात है. Head of the water basically कि head of the water हमने बात की थी कि we want जितना ज़्यादा हमें power चाहिए उतना ज़्यादा हमको head चाहिए. जितना ज़्यादा हमारे पास head available होगा, जितनी ऊंचाई पे हमारा पानी होगा, उतना ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग वाटर पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात क्या होती है हेड की कि इफ अगर ज्यादा हेड पे पानी, ज्यादा हेड पे अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है तो कम क्वांटिटी ऑफ वाटर से भी हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. So in order to generate a requisite quantity of power, it is necessary that a large quantity of water at sufficient head should be available. An increase in effective head for a given output reduces the quantity of water required to be supplied to turbine. मतलब एक particular output, एक fixed output के लिए अगर मैं head बढ़ा देता हूँ तो quantity of water कम हो जाता है. Next, distance from load center. लोड सेंटर मतलब जहां से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे हमें सप्लाई करना है. डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखा हुआ है, मुझे किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो मोस्ट ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज टू बी यूज्ड सम कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ द प्लांट. ओके, कि रिमोट एरियाज में देखा जाए कि एक हिली एरिया से मुझे गांव में पहुंचाना है तो गांव डेफिनेटली हिली एरिया से दूर ही होता है. फॉर दिस रीजन टू बी इकोनॉमिकल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन में जो पैसा खर्च होता है कम से कम होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए. The routes and the distance should be carefully considered since the cost of erection of transmission lines and their maintenance will depend upon the route selected. इरेक्शन मतलब टूट फूटने के कारण जो मेंटेनेंस कारण जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, वो रूट पे ही डिपेंड करती है. तो रूट का सिलेक्शन शुड बी वाइजली सिलेक्टेड होना चाहिए. एक्सेस टू साइट मींस मैं इजीली वहां पे चीजें पहुंचा सकूं. जब भी मैं प्लांट डेवलप करता हूं, प्लांट जब भी हम डेवलप करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमें इक्विपमेंट्स पहुंचाना है वहां पे, हमें कंटिन्यूसली इक्विपमेंट सप्लाई करना है. ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, इनिशियल डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट सब हमें सप्लाई करना है. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मस्ट ऑल्सो बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. ट्रांसपोर्ट आपके पास एटलीस्ट ट्रक्स वगैरह तो आपको इजीली पहुंच जाना चाहिए. टाइप ऑफ द लैंड ऑफ द साइट. अब लैंड की साइड की बात करें, जब हम डैम बना रहे हैं तो इट इज मेजर फैक्टर कि भाई लैंड मजबूत होना चाहिए. क्योंकि हम एक डैम बना रहे हैं, लैंड मजबूत नहीं होगा, अगर डैम में क्रेक आ गया देन इट विल बी अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन फॉर द होल ऑफ द सोसाइटी. जो भी वहाँ पे विलेजेस है नियर बाय, बहुत बड़ा लॉस होता है. द लैंड टू बी सेलेक्टेड फॉर द साइट शुड बी चीप एंड रॉकी. सस्ता होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर होता है. रॉकी मतलब पथरीला होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो. द आइडियल साइट will be one where the dam will have the largest catchment area. ठीक है, largest catchment area चाहिए to store water at high head and will be economical in construction. Necessary requirement of foundation rocks or masonry dams. Rocks की क्या necessary requirement है? The rock should be strong enough to withstand stresses transmitted from the dam structure as well as the thrust of the water when the reservoir is full. जो rock होते हैं वो इतने strength होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए जो stresses को develop कर सके, सहन कर सके. कौन कौन से स्ट्रेस? जो डैम के स्ट्रक्चर के कारण आती है और थ्रस्ट ऑफ द वाटर के कारण आती है. द रॉक इन द फाउंडेशन डैम शुड बी रिजनेबली इम्पर्वियस. इम्पर्वियस होना चाहिए कि आपका पानी को उसकी तरफ ना करे. इम्पर्वियस रॉक क्या होता है? पोरस नहीं होती है बेसिकली. द रॉक शुड रिमेन स्टेबल अंडर ऑल कंडीशन. दिस ऑल आर द सर्टेन फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. क्या क्या फैक्टर? सबसे पहले था आपका वाटर अवेलेबल, सेकंड था स्टोरेज ऑफ वाटर हमें करना है, देन हमें हेड करना है, देन हमें डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर की बात करना है, देन हमें एक्सेस टू साइट देखना है, देन टाइप ऑफ द लैंड ऑफ द साइट. नेक्स्ट इज द पिको हाइड्रो पावर प्लांट. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द पिको हाइड्रो पावर प्लांट तो हमने देखा था माइक्रो एंड पिको हाइड्रो पावर प्लांट. माइक्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं कि 5 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक जो प्रोड्यूस करते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं.
5 किलोवाट से आई थिंक सो 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम माइक्रो बोलते हैं। एंड 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक जो भी प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पिको हाइड्रो पावर प्लांट। पिको हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 किलोवाट तक प्रोड्यूस करने की ही होती है, जिस हाइड्रो पावर प्लांट्स की, उसको हम लोग पिको बोलते हैं। अब ये क्यों हम लोग यूज करते हैं इतने कम वाट्स के, किलोवाट्स के? ठीक है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स इन साइज के बेनिफिट्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड सिंपलिसिटी फ्रॉम डिफरेंट अप्रोचेस इन द डिजाइनिंग, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन देन दोस व्हिच आर अप्लाइड टू लार्जर हाइड्रो पावर। की जो अप्रोच होती है, डिजाइनिंग अप्रोच होती है, डिजाइनिंग, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन की इन पिको हाइड्रो पावर प्लांट में काफी इजी होती है कंपेयर टू द लार्जर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। recent innovation pico hydro technology have made it an economical source of power even some of the world's poorest and the more inaccessible villages। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो कंपोनेंट डेवलप हो रहे हैं हमारे पास, जो इनोवेशन सारे पिको हाइड्रो टेक्नोलॉजी में, वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री और जहाँ पे जो इनएक्सेसिबल प्लेसेस होती थी वहाँ पे भी हम लोग पिको हाइड्रो को यूज कर रहे हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिवाइसेस, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं पिको हाइड्रो की मदद से? हम बल्ब चला सकते हैं, रेडियो वी कैन यूज, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फूड प्रोसेसर्स, ये इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं मैकेनिकल में कन्वर्ट करता हूँ तो डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में भी यूज कर सकता हूँ। वर्कशॉप टूल्स हम लोग चलाते हैं, ग्रेन मिल्स चलाते हैं, अदर एग्रो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, डायरेक्टली हम लोग वो भी यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो टरबाइन का मैकेनिकल पावर भी हम लोग यूज करते हैं। मार्केट, व्हाट एक्चुअली इज द मार्केट वैल्यू? क्या हम मार्केट में इसको यूज कर रहे हैं? तो व्हाट एक्चुअली इज द रीजन तो वी कैन यूज इन दिस मार्केट, क्या यूज कर सकते हैं? ऑफर स्मॉल कम्युनिटीज, अब जनरल देखा जाए तो क्या होता है कि स्मॉल कम्युनिटीज होती है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं बहुत अंदर, आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन कंट्रीज जहाँ पे कि बहुत ज्यादा ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन है, जहाँ पे कि काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है सब जगह, वहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा स्मॉल कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते। Despite the high demand of electrification, grid connection of small communities remain unattractive to utilities due to relatively low consumption। Basically क्या होता है कि जब remote areas होते हैं, small communities होती हैं, very low power consumption, so they don't know how to use the electricity। very low power consumption के कारण क्या होता है कि utility नहीं मिल पाती है, so they are not able to supply the grid power connections। Okay, only small water flows are required for pico hydro power। बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पानी नहीं चाहिए होता है, एक स्मॉल लेक से, रिवर से, एक नहर से, कैनाल से हम लोग पिको पावर प्लांट्स को चला सकते हैं। तो ओनली स्मॉल वाटर फ्लोज आर रिक्वायर्ड फॉर पिको हाइड्रो, सो देयर आर न्यूमरस सुटेबल साइट्स। ए स्मॉल स्ट्रीम और स्प्रिंग ऑफन प्रोवाइड्स इनफ वाटर। पिको हाइड्रो इक्विपमेंट स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, छोटा होता है, कंपोनेंट्स इजीली मिल जाते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं रिमोट और इनएक्सेसिबल रीजन्स में। सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, मतलब जो भी कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोकली डिजाइन कर सकते हैं, उसको लोकली फैब्रिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस कीप्स सम इक्विपमेंट कॉस्ट इन प्रोपोर्शन विद लोकल वेजेस, हम बहुत इजीली वे में लोकल वेजेस के मतलब कम से कम में हम इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। द नंबर ऑफ हाउसेस कनेक्टेड टू ईच स्कीम इज स्मॉल, टिपिकली 100 हाउस, मतलब 100 हाउस होल्ड के लिए भी हम ये स्कीम ला सकते हैं, चला सकते हैं। केयरफुली डिजाइन पिको हाइड्रो स्कीम्स हैव अ लोअर कॉस्ट पर किलोवाट देन सोलर और विंड पावर। बहुत अच्छी तरीके से हम डिजाइन करते हैं तो जो पिको हाइड्रो पावर होते हैं उसकी लोअर कॉस्ट पर किलोवाट, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है कि पर किलोवाट हम लोग देखते हैं, पर किलोवाट इज क्वाइट चीपर देन द सोलर और विंड। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ द हाइड्रो पिको साइड। ये पिको में जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले वी आर यूजिंग A1 is the water supply। Water supply can be used from the spring or the small canal। स्मॉल कैनल या स्प्रिंग से हम लोग वाटर सप्लाई को ले सकते हैं, पानी को ले सकते हैं। जो ये वाटर सप्लाई होती है वो कहाँ स्टोर होता है? 4 बाय टैंक में, 4 बाय टैंक और रिजर्वायर में, क्योंकि हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए पानी की, हमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको 4 बाय टैंक में यूज कर लेते हैं। इस 4 बाय टैंक से हम लोग क्या करते हैं? पैन स्टॉक पाइप की मदद से, पैन स्टॉक पाइप की मदद से हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं 4 बाय टैंक से। कहाँ पे? C is the पेनिस्टॉक पाइप, D is the टरबाइन और जनरेटर में। हम लोग टरबाइन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो अपन वाटर करते हैं। टरबाइन में क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काय में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पेनिस्टॉक पाइप होता है 100 से 500 मीटर से हम लोग यूज करते हैं। जहाँ टरबाइन के साथ में जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का काम क्या होता है बेसिकली, कि कंट्रोल करना वोल्टेज को, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो उसको कम करना, जब कम होता है तो उसको स्टेप अप करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कंट्रोल द वोल्टेज सेटअप, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा है कि जो हमारे टरबाइन होती है, टरबाइन के साथ में पुली सिस्टम से, बेल्ट एंड पुली सिस्टम से आपके पास मैकेनिकल इक्विपमेंट इकट्ठे। मैकेनिकल इक्विपमेंट में से वुड मशीन भी यूज कर सकता हूँ, पावर टूल्स भी लगा सकता हूँ, मैकेनिकल लोड, क्रेन मशीन, क्रेन, चक्का, आटे की चक्की, कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपका पावर सप्लाई होकर डायरेक्टली हाउस होल्ड में जाता है। This is the basics of the pico hydro. Basics of the pico hydro, basically. Next is A point is what the source. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि सोर्स ऑफ वाटर इज अ स्ट्रीम और समटाइम्स इरिगेशन कैनल। कैनल पे आपने देखोगे आपको इजीली वाटर अवेलेबल होता है, और वाटर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब एक नदी, छोटी सी नदी हो, बहाव हो, हम उससे भी वाटर कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी डाइवर्टेड फ्रॉम लार्जर फ्लो सच एज रिवर्स। जरूरी हमें वो रिवर चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वहां से भी ले सकते हैं। ओके, सेकंड था हमारे पास 4-bed टैंक्स। वाटर इज फेड इनटू 4-bed टैंक, दिस इज समटाइम एनलार्ज्ड टू फॉर्म ए स्मॉल रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर कैन बी यूजफुल एनर्जी स्टोर इफ द वाटर अवेलेबल इज इनसफिशिएंट ड्राई सीजन। अगर ड्राई सीजन में अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो वी कैन यूज इट बाय द हेल्प ऑफ 4-bed टैंक्स। नेक्स्ट इज द पेनिस्ट्रोक। पेनिस्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है, पेनिस्ट्रोक 4-bed टैंक हमारे टरबाइन को कनेक्ट करता है, इसे लॉन्ग पाइप होता है तो पेनिस्ट्रोक बोलते हैं। पेनिस्ट्रोक के एक एंड तो आपका 4-bed टैंक से कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड पर नोजल लगा होता है, तो हाई प्रेशर जेट प्रोड्यूस करता है, हाई प्रेशर जेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है दैट इज द मैकेनिकल पावर। टरबाइन हम लोग यूज करते हैं, तो टरबाइन हम यूज करते हैं तो टरबाइन बेसिकली क्या काम करता है, टरबाइन मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी को, पानी की पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन का काफी पढ़ चुके हैं हम लोग, वैसे कि टरबाइन ऐसे रनर होता है, उसमें ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स इन द फॉर्म ऑफ बकेट्स होती है, बकेट्स रोटेट करता है, जैसे वी आर यूजिंग पल्टेड टरबाइन। जब बकेट रोटेट करता है तो जब बकेट रोटेट करता है तो टरबाइन का रनर रोटेट करता है, रनर का शाफ्ट लगे तो उसी शाफ्ट को हम लोग जनरेटर कनेक्ट करते हैं, वो जनरेटर भी साथ में रोटेट करता है। तो जनरली इन पिको हाइड्रो पावर तो स्पीड कितनी होती है, 1500 टाइम्स ईच मिनट, मतलब आरपीएम 1500 आरपीएम नॉर्मली यूज स्पीड होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जनरेटर के साथ में कनेक्टेड होता है। दिस मैचेस द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड टू द इलेक्ट्रिकल लोड दैट आर कनेक्टेड। मतलब एक 100 वाट का बल्ब लगा तो उसको फ्यूज नहीं करेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो दिस मैचेस द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड और जो लोड को चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू स्टॉप द वोल्टेज फ्रॉम गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है। पावर बेसिकली विल टॉक अबाउट द पावर। पावर क्या होता है, पावर इज मेजर्ड इन वॉट और किलोवाट में होता है। पिको हाइड्रो पावर की मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है 5 किलोवाट की, ठीक है। जब भी हम पावर्स की बात करते हैं, हम 3 तरह की पावर्स की बात करते हैं। एक होता है वाटर पावर होता है, ठीक है, वाटर पावर, उसका हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं। दूसरा होता है ब्रेक पावर, जो हमारे पास जो बेसिकली हमको शाफ्ट पे मिलता है, टरबाइन के शाफ्ट पे। एंड ईच स्टेज द पावर इज लॉसिंग। एफिशिएंसी बेसिकली देखा जाए तो एफिशिएंसी वर्ड क्या होता है कि पावर को कन्वर्ट करना। आज वाटर पावर को मैं कितने अमाउंट में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ हमारे ब्रेक पावर में, शाफ्ट पावर में। तो वाटर पावर कितना कन्वर्ट हो रहा है शाफ्ट पावर में, उसको टर्म्स में एफिशिएंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूं। ए टरबाइन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 70% विल कन्वर्ट 70% ऑफ द हाइड्रोलिक पावर इनटू मैकेनिकल पावर, 30% बिग लॉस, ठीक है। तो जो सिस्टम एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल जनरेशन पिको की होती है यूजुअली 40% से 50% की जनरल लेते हैं हम लोग। अब नाउ F1 क्या था, मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड मशीन हम लोग पुली सिस्टम से कनेक्ट करते हैं टरबाइन शाफ्ट पे, ठीक है। व्हाट वी कैन कनेक्ट, हम लोग वुड मशीन हम लोग कनेक्ट करते हैं, ग्रेन मिल्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, पावर मशीन, पावर टूल्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ मैकेनिकल पावर लॉस इन द पुली सिस्टम, 10% लॉस पुली सिस्टम, जो बेल्ट पुली सिस्टम होता है उसमें 10% पावर लॉस होता है। G is the distribution system, connects the electric supply from the generator, ठीक है, टू द हाउसेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज हमें वायर्स यूज करना है, हमें कंटिन्यू मेंटेनेंस करना है, हमें देखना इरेक्ट ना हो, टूट ना जाए, हमें रूट सेलेक्ट करना है कि शॉर्टेस्ट पास कौन सा पड़े, सबको कवर भी हो जाए, तो दिस ऑल थिंग्स।
और जो लास्ट वन होता है दैट इज द कंज्यूमर लोड। कंज्यूमर लोड क्या होता है, जो लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं चीजों को। इलेक्ट्रिकल लोड इज जनरल नेम which refers to any device which uses the electricity generated. The type of electrical load that are connected on a hydro pico scheme will partly depend on the amount of power that is generated. ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइन तो हो गया आपका, फैंस हम लोग यूज करते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ हम लोग यूज करते हैं। So this is all about the pico hydropower plants. This is all about the pico hydropower plants. And in today's lecture, we are discussing about the selection of site. In case of any doubt, you can directly call me or directly we can discuss in the doubt interaction classes. Thank you.